Hello everyone, welcome to UPSC Akhada. Now from this video we are going to start class 11 NCERT and we will start with chapter 1 and part 1 of it, Constitution, Why and How. Now friends, before I start this chapter, I want to focus on certain points. Till now, that is from 6th to 10th NCERT polity, which we discussed in our previous videos, we talked about the basic concepts of polity. Of course, I have been supplementing it with day-to-day examples wherever it was possible. But now, as we are starting class 11th and 12th NCERT, you people will have to be very, very careful in understanding concepts and apply it to what is going on in politics on daily basis. Now, then what you have to do is looking at the concepts, then you have to deduce how can you as a student improve the task of making your question taste better to the examiner by quoting the latest examples. क्या मतलब है कि दाल तो जैसे कहते हैं ना सभी बनाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको छौंक कैसा लगाते हैं. That improves the very taste of the any dal. तो वो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप उस पे सीजनिंग्स कैसी डालते हैं और किस तरह से आप उसको परोसते हैं एग्जामिनर को, दैट डिपेंड्स. और वो कभी भी जो फैक्चुअल नॉलेज है दैट डज नॉट गेट यू मार्क्स जब तक कि आप उसको लेटेस्ट एग्जांपल्स दे करके अपने आंसर को सपोर्ट नहीं करते. इसको मैं समझाती हूँ. आई विल थ्रो 3 क्वेश्चंस टू यू एंड इन 3 क्वेश्चंस को देखते हुए हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आप उस लाइंस पे थिंक करना. आई एम जस्ट टेकिंग 3 क्वेश्चंस. ज्यादा जो है हम उस पे फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दैट यू विल बी स्टडिंग व्हेन वी प्रॉपर पॉलिटी का जब आप सिलेबस कवर करेंगे यूपीएससी का तो तब उनको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं. फिलहाल आप 3 जो हैं क्वेश्चंस उन पे फोकस करिए और उनके जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करिए जो हम फैक्ट्स पढ़ेंगे. सो आई विल रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1 विच आई वांट यू टू आंसर और उसको आप दिमाग में रखिए कि आप उसको कैसे आंसर करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, though the federal principle is dominant in our constitution and that principle is one of its basic features, it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of strong federalism. अब हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल प्रिंसिपल है विच इज डोमिनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और जो एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म है हमारे यहाँ. लेकिन ये भी सच है कि वो फेडरलिज्म जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में लीन करता है. मतलब उसका झुकाव एक व्हाट इज फेडरल प्रिंसिपल. फेडरल प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड द लोअर लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो. लेकिन स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है. ये एक स्टेटमेंट है, गलत है या सही है वो हमें नहीं मालूम. आपने उसको लेटेस्ट एग्जांपल्स दे करके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपने उसको प्रेजेंट करना है कि आप अपने क्वेश्चन को जैसे भी एनालाइज करते हैं you will have to give the examples. You will have to support it with the examples. And for that, it is very, very important, my dear friends, to look at the news daily.
और कहीं ना कहीं एक आधी डिबेट जो है टीवी पे जरूर सुनी है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आप अपने क्वेश्चंस को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज वन क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज डिस्कस. नाउ दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी करीब 6-7 साल सॉरी 6-7 मंथ्स बिफोर हुई है. Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Now I'll explain the question. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of Indian federal politics? ये जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो एसेंशियल्स हैं उसकी एनोमलीज को डिस्कस करते हुए आपने क्या बताना है जो अभी रीसेंट कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द सेंटर एंड द institution, I'm sorry, between the elected representatives in the state and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. आपने देखा था अभी 7-8 महीने पहले की जो पावर्स हैं दिल्ली की, जो डिसीजंस हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए हैं कि उनकी आप देखते हैं कोई भी बैठक होती है, चाहे वो अभी कोरोना के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बैठती है, कोई भी इस तरह का डिसीजन लिया जाता है तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का से जो है वो दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आप पार्टी है, उसको क्रॉस करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर एनी चेंजेस दैट इज टू बी ब्रॉट अबाउट. तो ऐसे में क्या हमें अपना फेडरल स्ट्रक्चर जो है हम उसको कैसे डिफेंड करेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर तो यही कहता है ना कि ऑटोनॉमी है, स्टेट्स जो हैं वो अपने हिसाब से चलाएंगी राज्य, और जो सेंटर है वो अपने हिसाब से जो है एक्सेप्ट फॉर द फॉरेन एंड डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्रीज एंड ऑल इम्पोर्टेंट इश्यूज. तो कहाँ तक फेडरल स्ट्रक्चर्स को है, जो लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द लेफ्टिनेंट पावर्स ऑफ द इंक्रीज्ड पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. आपने देखा होगा समय समय पे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कहते हैं कि हम एक इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेशन के साथ पावर में आए हैं दिल्ली में. तो फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि सेंटर गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो हम पे किस तरह से हावी हो सकता है, या हर चीज के लिए हमें उनकी परमिशन लेना क्यों जरूरी है? सो द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन. सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू द डिबेट्स एंड देन साइट एन एग्जाम्पल while discussing the federal structure of India. So another question is, just a minute, Indian Constitution exhibits centralizing tendencies to maintain unity and integrity of the nation. ये तो statement है जो कि आप आगे chapters में पढ़ा भी है और पढ़ोगे. Elucidate in the perspective of Epidemic Diseases Act, the Disaster Management Act and recently passed Farm Acts. इनके जो इनको देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड फार्म्स एक्ट को देखते हुए इसको आप एक्सप्लेन कीजिए. तो कहने का मतलब ये है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस में नहीं आते हैं. आपको एक बेसिक नॉलेज हो गई है, 6 to 10 तक हम पढ़ चुके हैं, बेसिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिए, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. अब जो है हम हर चीज को जो है एक तराजू में तोलेंगे. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस ऑफ कोर्स थोड़े और हायर लेवल के पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड यूपीएससी के क्वेश्चंस जो हैं उनको देखिए. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पिछले 5 साल के एटलीस्ट क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं.
फिर जो है आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे जब, तो आपको जो है उन क्वेश्चंस के आंसर्स इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जो भी आपको समझाया जा रहा है उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए। सो ये आपके 5-7 मिनट में लेना चाह रही थी, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अटेम्प्ट द questions in UPSC to score better marks. Now, continuing with the chapter, in the first part, we'll be dealing with the Constitution ka pehla part, why. Why and how is the name of the chapter. So in the first part, we'll be dealing with why. Constitution kyun hona chahiye, uske functions kya hain. So, in this chapter, we will be focusing on what a constitution means. Number one. Number two, what a constitution does to the society. Society के लिए constitution क्या करता है? How constitutions govern the allocation of powers in the society. This you already know, how it divides the power, and how the Indian Constitution was made. जो हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, बट अब जैसे कि मैंने बताया है कि हम उसका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, this fifth point is, how does a constitution relate to our daily existence. हमारे डेली एग्जिस्टेंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिलेट करते हैं. अगेन कमिंग बैक टू द डेली लाइफ एग्जांपल्स इन द पॉलिटिक्स, व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू, you can supplement your answers with that. Now, first of all, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. आप इमेजिन करिए कि आप जो है किसी एक लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं, मे बी आप एक यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में से एनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और आप जो है इफ यू आर टू लिव टुगेदर यू हैव टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रूल्स हैं जो हर कॉलेज पे अप्लाई होते हैं. अगर वो सोचिए अगर वो बेसिक रूल्स नहीं हो तो एक क्योस सा रहेगा, हर कॉलेज जो है अपनी मनमानी करेगा, और एक जब रिजल्ट्स आएंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है उसमें. तो किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी एक कह लीजिए एक स्कूल को, या और भी छोटा ले लीजिए कोई भी फुटबॉल की टीम है या क्रिकेट की टीम है, एक बेसिक रूल्स पे आपको अग्री करना पड़ता है ताकि आप उसमें कोऑर्डिनेशन बना सकें. और एश्योरेंस का मतलब क्या है कि एक एश्योरेंस रहे हर टीम को. अब जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज होता है क्रिकेट में, तो उसमें अलग अलग टीम्स जो हैं आती हैं, पाकिस्तान से टीम, इंडिया से, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड एंड ऑल द नेशंस आर देयर. सो उनको कोऑर्डिनेशन के साथ साथ अगर रूल्स बने हुए हैं तो एक एश्योरेंस रहता है हर टीम को कि हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी या हमारे साथ जो है इनजस्टिस नहीं होगा, बिकॉज देयर आर रूल्स विच आर लीगली एनफोर्सेबल एंड दैट गिव्स assurance to everybody that others will also follow these rules, और अगर वो नहीं करेंगे तो they will be punished. तो the first function of the constitution is to provide a basic set of rules that allow for minimal coordination amongst members of the society. इसी तरह से constitution भी एक basic set of rules देता है जिसमें कि कम से कम मिनिमल कोऑर्डिनेशन तो हो अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो एश्योर्ड हो कि किसी के साथ भी गलत नहीं होगा अगर रूल्स होंगे, और अगर कहीं गलत होता है तो हमारे पास एक लीगल प्रोसीजर है, और जो भी गिल्टी होगा दैट विल ही और शी और एनी इंस्टीट्यूशन विल बी punished. So this is first function. Now this second function is specification of decision making powers. अगर आप पहले से रूल बना देते हैं तो आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता चल जाते हैं कि कैसे स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट पहले कैसे होगी, कैसे बनेगी, क्या रूल्स जो हैं, किस तरह से कोई भी बॉडी जो है वो पावर में आएगी और फिर वो कैसे गवर्न करेगी. सो यू हैव दोज फंडामेंटल रूल्स. Now, fundamental rules से क्या मतलब है? What makes them fundamental? So the first question is that who gets to decide? पहली चीज तो ये है ना कि कौन डिसाइड करेगा.
बाद में आता है कि लॉज क्या बनेंगे, कैसे सोसाइटी को गवर्न किया जाएगा। पहली चीज तो ये आती है कि पावर किसको मिलेगी डिसाइड करने की। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि पहले हमने डिसाइड कर लिया हु गेट्स टू डिसाइड, एंड देन कौन से लॉज होंगे। अब मान लीजिए आप जो है एक पार्टी जो है वो एक्स रूल चाहती है, दूसरा जो है वो वाई रूल चाहती है। सो हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस? अगर ये इलेक्शन सिस्टम नहीं होता तो हम कैसे डिसाइड करते? पॉलिटिकल पार्टीज 2 या 3 और मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कौन डिसाइड करेगा रूल्स और प्रेफरेंसेस? वो कौन डिसाइड करेगा? क्या सिर्फ सत्ताधारी दल जो है वही पहले तो वो सत्ता में आएगा कौन? फिर ये डिसाइड हो गया कि जो पावर में आया है, द पार्टी विच इज गवर्निंग द कंट्री, क्या वही सिर्फ रूल्स बनाने में जो है वो उसी का कंट्रोल रहेगा, या बाकी लोग जो हैं उनका भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स तो दूसरी पार्टीज के भी होते हैं, तो वो किस तरह से लॉज बनेंगे? ये सारा फ्रेमवर्क तैयार होता है कि एक स्पेसिफिकेशन होती है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स कैसे कैसे लोगों के बीच में डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीधी सीधी बात है कि मोनार्क डिसाइड करता है, लेकिन फिर उसमें भी स्पेसिफिकेशंस हैं कि क्या जो मोनार्क अपनी मिनिस्ट्री मतलब पीपल अराउंड हिम लाइक विद हिज मिनिस्टर्स अगर वो डिसाइड करता है, तो क्या वो मिनिस्टर्स जो हैं वो मोनार्क जो है सिलेक्ट करेगा, या दे विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल बाय इलेक्शंस और व्हाट? देन जहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल पुराना जो सोवियत यूनियन था, तो वहां पे किस तरह से पावर डिसाइड होगी? Democratic constitution में if you talk broadly speaking, the people get to decide how through their elected representatives. तो ये specification सब constitution में निर्धारित हैं। Now coming to the third function, ये जो अभी हमने बात करी डिसीजन मेकिंग सोसाइटी की, डिसीजन मेकिंग पावर्स इन अ सोसाइटी की, ये इतना सिंपल भी नहीं है। हाउ शुड द पीपल डिसाइड? शुड द पीपल डायरेक्टली वोट, जैसे कि एंशिएंट ग्रीक्स करते थे, सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे वोट करेंगे? सारा, which is not possible for a country like India because we have a vast diversity and along with that a large population also, or it should be through the elected representatives. तो ये representatives किस तरह से elect होंगे और कितने होंगे? How many should be there in the constitution? Also इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड्स laws and policies. So if parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestows this authority on parliament in its first place. पार्लियामेंट करेगी तो कोई अथॉरिटी तो होगी ना जो पार्लियामेंट को एम्पावर करे कि आप जो है पार्लियामेंट में रूल बनाने हैं। तो यही फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि it is an authority that constitutes government in the first place and then decides who gets to make decisions in the society and how. Now, talking about the third function, it is the limitations on the power of government. अब powers decide कर ली कि कौन जो है वो किसके पास decision making powers हैं, वो decide कर। लेकिन अब इस पावर्स पे जो है लिमिटेशंस, एक अंकुश भी लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इतना काफी नहीं है। सपोजिंग यू डिसाइड दैट यू हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। अब जो अथॉरिटी आपने सोचा था उसने डिसीजंस लेने का जो है उसके पास अथॉरिटी है, उसने लॉज बना ही दिए। लेकिन अब आपको लगा, जब वो लॉज बने तो आपको लगा कि आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो अनफेयर है। जैसे कि लॉज बने और उसमें जो है लॉज में ये है कि इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस, या गवर्नमेंट जो है आर्बिट्रेरीली किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, या एक पर्टिकुलर स्किन कलर के लोग ही पानी जो है वो वाटर्स जो है वो वेल से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यू विल फील कि these laws are unjust and fair. And even though they are passed by the government, by your own elected representatives, फिर भी आप जो है एक सिक्योर नहीं फील करते हैं कि ये जो लॉज हैं ये हमारे हित में नहीं है।
तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में गवर्नमेंट जो सिटीजन्स पे इम्पोज करती है लॉज, उसमें हमेशा ही एक सिविल वॉर जैसी कह लीजिए स्थिति या प्रोटेस्ट और वायलेंस की स्थिति रहती है, क्योंकि जो डिससेटिस्फाइड ग्रुप होगा वो हमेशा सरकार से नाराज रहेगा और कभी ना कभी जो है आउटब्रेक वो सिविल वॉर का ले सकता है, जैसा कि हमने देखा था श्रीलंका के केस में। तो ये जो थर्ड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट के जो लॉज जो वो इम्पोज कर सकती है सिटीजन्स पे, उसमें लिमिट्स जो है सेट करी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। That is why they are called fundamental, in the sense that government may never trespass them. Another question is, why do you think, why do we call that certain fundamental laws and fundamental rights should be given to the people in a democracy? What is fundamental about them? Fundamental को explain करिए। तो fundamental, as I already explained in the previous few slides, that in a sense that they should be applicable to all the citizens, minimal coordination हो, और government में never trespass them. गवर्नमेंट के पास मतलब उनका जो है उनको क्रॉस करके फंडामेंटल राइट्स को या फंडामेंटल लॉज को क्रॉस करके सिटीजन्स पे लॉज थोपने की पावर नहीं होनी चाहिए, हरगिज नहीं होनी चाहिए। So coming to the limit in the powers of the government, how can we limit? We can limit them, constitutions limit them in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights. Citizens को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं कि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को, अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके, which every citizen should have, that no government can ever be allowed to violate. कोई भी पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में आए वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, इन फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए जो गवर्नमेंट की जो लिमिट्स हैं पावर पे, उनको वायलेट ना करे। नाउ basically constitutions will protect a basic cluster of rights, लेकिन citizens will be protected from being arrested arbitrarily or for no reason. This is one basic limitation upon the power of the government, कि बिना ट्रायल के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब ये हम इसको नेशनल जो हमारा मूवमेंट है उससे एसोसिएट करेंगे जब हम देखेंगे कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि every citizen has the right to some basic liberties like freedom of speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct a trade, business. But these rights can be limited during times of national emergency, and the Constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. अब ये राइट्स भी लिमिट, हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, लेकिन ये राइट्स पे भी लिमिट लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी है मान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये स्पेसिफाई किया गया है कि ऐसी नेशनल इमरजेंसी के स्थिति में ये राइट्स विड्रॉ भी किया जा सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो अगर देश में जो है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है, ऐसे में भड़काऊ बयान देना और एक स्थिति जो है वो सोसाइटी में क्योस क्रिएट करना, वायलेंस क्रिएट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और देश की जो सॉवरेनिटी है या देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालना, वहां पे सरकार द्वारा आपके उन राइट्स को यूज करके आप जो है उसको जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिमिट कर सकते हैं। और अभी आपने अगर लेटली 1-2 दिन पहले की न्यूज फॉलो किए हैं, विदाउट नेमिंग एनी पर्सन, आपने सुना होगा किसी नेता को जो है वो गिरफ्तार किया गया है भड़काऊ भाषण देने के लिए, और उस पर फिर आप उसकी डिस्कशन सुनिए कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का उस पर क्या कहना है। जहां एक और लोग कह रहे हैं कि ये लोगों के जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको, उस पर अंकुश लगा
भड़काया जा रहा है, तो वहाँ दूसरे जो अगेंस्ट जो फेवर में है उसके जो गिरफ्तार हुए हैं नेता, उनके फेवर में हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कैसे कर्ब कर सकते हो, आप उसको भड़काऊ, आपके लिए वो भड़काऊ भाषण था, बट आई वॉज एक्सप्रेसिंग माई ओन व्यूज, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन. सो these are certain things which need to be discussed. Now coming to the fourth function of Indian Constitution is that it fulfills the aspirations and goals of a society. और 20th century के जितने भी constitution है उसमें Indian Constitution is the finest example with deep entrenched inequalities of various kinds. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक जीवंत एग्जाम्पल है कि किस तरह से it enabled and empowered the government to take positive measures to overcome different forms of inequality or deprivation. क्योंकि हमारी जो थी अंदर तक inequalities रची बसी हुई थी भारतीय समाज में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका जीवंत एग्जाम्पल है कि किस तरह से इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली किस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया गया. अब फॉर एग्जांपल एस्पिरेशंस क्या होती है? उम्मीदें, जो आपकी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद है. अब जैसे इंडिया जब फ्री हुआ तो उसकी एस्पिरेशंस थी टू डेवलप अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, तो कास्ट से जो है वो किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री किस तरह की सोसाइटी बनाई जाए. इसी तरह साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू एनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो हर एक की अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने अपने सोसाइटी की स्ट्रक्चर के हिसाब से. हमारे यहाँ कास्टिज्म है, तो हम चाहते थे कि कास्ट में कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. हमारे यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. सो Indian Constitution thought that each individual in society should have all that is necessary to lead a life of minimal dignity and social self-respect, चाहे वो education के field में हो या health के field में हो. And finally, to protect the fundamental identity of a people. What is this fundamental identity? Fundamental identity एक collective identity है, which is basic to any constitution. अब इसमें हम तीन तरह की आइडेंटिटी की बात करेंगे. जैसे एक आइडेंटिटी हो गई व्यक्ति की पॉलिटिकल आइडेंटिटी, है ना. पॉलिटिकली उसको क्या राइट्स दिए जाते हैं, तो पॉलिटिकली जो है आपको क्या अधिकार और क्या ड्यूटीज हैं, दैट इज योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी. उसके बाद जो है एक मॉरल आइडेंटिटी होती है, जो कि एक वैल्यू सिस्टम है, दैट वी शुड नॉट ट्रेसपास. सो कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है. Fundamental identity में, as I said, we talk about political identity, means our political political aspirations or political rights or duties. And then moral identity, एक Indian morality के जो example है तो विश्व भर में दिए जाते हैं. उसमें आपकी family involved होती है, society जिसमें आप बड़े हुए हैं. For example, जो है अतिथि देवो भव का concept morally या honesty है या truth है. So all these things India is so proud of. So one person can have moral identity, and other than this, a person can also have a national identity. ठीक है. नेशनल आइडेंटिटी से क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो हमें एक बेसिक राइट्स देते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए हम से वी आर अ ब्राह्मण. सो ब्राह्मण हम हैं, तो एक हमारी ब्राह्मण होने के साथ साथ हमें पॉलिटिकल एक आइडेंटिटी है कि हम ब्राह्मण समाज जो है, किसी भी स्टेट में आप रह रहे हैं और वहाँ आपको राइट्स एंड ड्यूटीज प्राप्त हैं, तो वो एक आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, विच इज ट्रू, बिकॉज अभी तो सभी को वोट देने का अधिकार है. देन यू हैव अ मॉरल आइडेंटिटी एज अ प्रीचर. सोसाइटी को सुधारना या एक मॉरल वैल्यूज देने की आपकी एक आइडेंटिटी है. उसके साथ साथ आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी है. नेशनल आइडेंटिटी क्या है? इन सब के बावजूद आप ब्राह्मण हैं और आप प्रचारक हैं,
पादरी हैं, किसी भी तरह का जो भी चर्च के टाइम के पादरी हैं, तो एक आपकी आइडेंटिटी मॉरल आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उसके साथ साथ आप एक आपकी नेशनल आइडेंटिटी है बीइंग अ इंडियन. So different nations embody different conceptions of what the relationships between the different regions of a nation and central government should be. This relationship constitutes the national identity of a country. हम एक ब्राह्मण होने के साथ साथ जो नेशनल आइडेंटिटी के जो नेशनल आइडेंटिटी ऑफ कंट्री है हमारी, उसके साथ हमारा कैसा संबंध है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके साथ जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब यहाँ किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के साथ एक व्यक्ति विशेष का क्या संबंध है, क्या संबंध है. अगर हम बात करें व्हाट इज द रिलेशनशिप, इट इज रिलेशनशिप इज वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट, वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, ये हमारी पहचान है. वी हैव अ मॉरल आइडेंटिटी, वी हैव अ नेशनल आइडेंटिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, they create a form of government that is democratic in some respects and protect certain basic rights. तो जो हमारे basic rights को इन सभी आधार पे, इन सारी variations के साथ एक fundamental identity को भी जो है वो constitutionally protect किया जा सकता है. So that is all about the various functions of the Constitution. So we will stop here and see how the Indian Constitution was made, or circumstances under which it was made, and how it took the help of constitutions from other countries. So till then, goodbye. Hello everyone. Welcome to UPSC Akhada. Now in this video, we are going to resume chapter 1 of class 11 in CERT, Constitution, Why and How. We will be dealing with the second part of it. That means the how part, Constitution, how. Now, the authority of a constitution, meaning in the last video, we had outlined some of the functions a constitution performs. And these functions explain why most societies have a constitution. अब ये सब तो ठीक है, but there are 3 further questions we can ask about constitution. सबसे पहली चीज, what is a constitution? Next, how effective is a constitution? और तीसरी और जो बहुत important है, is a constitution just? Now, in most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. अगर simply हम कहें कि constitution क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई बिकॉज इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड इंस्टीट्यूशन छुपा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंस्टीट्यूशन है, या एक कोई डॉक्यूमेंट है, या आर्टिकल्स की एक किताब है जिसमें ये लिखा होता है कि किस तरह से स्टेट जो है वो बनाई जाएगी और क्या नियम जो है, नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे. देन वी आस्क for the constitution of a country that whether we are referring to this document, which we say it is a compact document of a number of articles. So the crucial question is, how effective is a constitution? Constitution आपने लिख दिया, आपने उसके norms बना दिए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है? क्या जो लॉज बनाए हैं हमने, जो उसमें आर्टिकल्स इंक्लूड किए हैं, क्या वो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को एनकम्पास कर रहे हैं? एनकम्पास मीन्स क्या उनकी एस्पिरेशंस और गोल्स को कवर कर रहे हैं? क्या चीजें ऐसी होती हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती हैं? ऑफ कोर्स हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि जो लोगों के गोल्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफिल करे, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स को स्पेसिफाई करे, या वन विच आइडेंटिफाइज द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ सिटीजन,
in a country. All this makes the constitution effective. Now, also whether it has a real impact on the lives of the people. क्या कॉन्स्टिट्यूशन खाली किताब के पन्नों में ही उसके आर्टिकल्स लिखे रह गए हैं, या दैनिक जीवन में वो लोगों पर प्रभाव डाल रहे हैं, उनका बेटरमेंट कर रहे हैं, या लोगों का एक अपलिफ्टमेंट लोअर क्लासेस का या सभी क्लासेस की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. So making a constitution effective is not all that easy. It depends upon many factors. किस परिवेश में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हालात थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, जो आने वाले समय की नीड्स के अकॉर्डिंग हम बदलते रहते हैं. तो बहुत सारी चीजें होती हैं ये देखने वाली. नाउ देन कम्स द मोड ऑफ प्रोमुलगेशन. किस तरह से मोड ऑफ प्रोमुलगेशन मीन्स कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, किसने उसको क्राफ्ट किया, और जिन्होंने उसको क्राफ्ट किया क्या उनके पास कितनी अथॉरिटी थी, क्या उनको जो कहा जा रहा था वो वही लिख रहे थे, या डिस्कशंस के बाद आपस में डिस्कशंस के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सोसाइटी के या कंट्री के, क्या उनको अथॉरिटी थी कि वो अपनी हिसाब से जरूरतों के हिसाब से लिखें कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कोई मायने ही नहीं रह जाते, बिकॉज दे वर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स एंड लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर. अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो नेपोलियन का कोड ऑफ कंडक्ट जब लिखा गया तो दैट वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द पीपल. तो क्या हुआ, इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो एक दबाव में या एक मिलिट्री पावर में या एक मोनार्क जो है जबरदस्ती लोगों पे थोपता है, ऐसी चीजें लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं रहती हैं. तो अगर हम बात करें कि जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनमें हम एग्जांपल्स देते हैं इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और यूनाइटेड स्टेट्स का, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं which were created in the aftermath of popular national movements. Aftermath means national movements जो हुए इन countries में, उनके बाद लिखे गए. तो नेशनल मूवमेंट्स में हमने हमारे जिन मुद्दों पे हमने नेशनल मूवमेंट्स किए, जो प्रॉब्लम्स लेकर के नेशनल मूवमेंट हुए, क्या उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढ पाएंगे. तो ये सारी जिन भी कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास एक पॉपुलर नेशनल मूवमेंट रहता है, जनरली, नॉट नेसेसरली एवरीथिंग एवरी कंट्री, बट जनरली ऐसा होता है कि जिनके नेशनल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्होंने किस तरह से लोगों की डिमांड्स एस्पिरेशंस को पुट फॉरवर्ड करा है, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस परिवेश में बनाया जाता है, और वो रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री किस दौर से गुजरा है और वो चीजें अब उनको दोबारा रिपीट नहीं करनी. So although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. Now, this is an important line. ये जो nationalist movement था, it had a remarkable ability to carry along different sections of the society. ये movement खाली ये नहीं सोचे हम कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का था या एक पर्टिकुलर समाज के वर्ग का था. ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी का था नेशनलिस्ट मूवमेंट. हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डोमिनेंट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं था
कि वो एक पर्टिकुलर हिंदुइज्म को या किसी और फिलॉसफी को लेकर के चली हो, किसी एक धर्म को लेके चली हो। इनफैक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं जैसे भीमराव अंबेडकर जी, तो जो फोर्थ फादर कहा जाता है जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खुद जो थे उन्होंने हेड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एंड ही वाज द चेयरमैन of the constituent assembly. So क्या हालात थे उस समय, या किस समय में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई, वो सब चीजें जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. Indian constitution had public credibility, had the capacity to negotiate and command the respect of wide cross section of the society. Now, this is an important statement which I want you to note down. ये आपको क्वेश्चन भी इस पे फ्रेम किया जा सकता है कि डिस्कस Indian constitution had public credibility, had the capacity to negotiate and demand the respect of wide cross section of the society. अब इसमें खाली आप अगर इसका आंसर इसको ढूंढेंगे तो खाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पढ़ने मात्र से आप उसको नहीं जो है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने देख लिए, उसके फंक्शंस देख लिए और उसका प्रोमलगेशन देख लिया, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन डिमांड्स योर रीजनिंग कि कैसे आप कह सकते हैं कि इट हैड पब्लिक क्रेडिबिलिटी. आपको उसमें बताना है कि पूरी जितना भी समाज के अलग अलग वर्ग थे उनके एग्जाम्पल्स देके कि उनको साथ लेके चली, और मतलब जो कैपेसिटी थी, मतलब इट नेगोशिएटेड एंड कमांडेड द रिस्पेक्ट ऑफ दोस. नेगोशिएशंस क्या होता है कि सभी को देखिए किसी एक वर्ग को अकोमोडेट करने के लिए किसी दूसरे वर्ग का शोषण या उनको जो है उन पे डोमिनेंस जो है वो सारी चीजें देखते हुए ये सारी चीजें नेगोशिएट हुई. And it was not an instrument for aggrandization of their personal power. किसी एक वर्ग की पर्सनल पावर का वो एक जो है इंस्ट्रूमेंट बन के नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ऐसा होता तो आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कई स्टेट कंट्रीज में हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना पड़ा है. उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही लोग जो है उठ के खड़े हो गए. तो उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एक वजूद को ही चैलेंज किया गया. सो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि आप उस पे मेन जो फोकस है कि पब्लिक क्रेडिबिलिटी, कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नेगोशिएट और कमांड करके देयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. डिजायरेबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है. अब अगर हम रेफरेंडम की बात करें, बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनमें की डिजायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के रेफरेंडम जो है वो इट वाज सब्जेक्टेड टू फुल फ्लेज रेफरेंडम. रेफरेंडम मीन्स कि हाँ या ना में जो पूछा जाता है कि क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को was never subjected to such a referendum because it had consensus and backing of leaders who were themselves popular. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके जो फोर फादर्स कह लीजिए, जो रनिंग मेंबर्स कह लीजिए, they were very popular and also it had consensus of all the communities, be it Sikhs or be it Muslims or Hindus or every economically weaker sections, the tribals, सभी का consensus था. तो रेफरेंडम की एक जरूरत ही नहीं रही कि हाँ या ना में डायरेक्ट लोगों से पूछा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है या नहीं है. So although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provisions. रेफरेंडम में को एक प्लस पॉइंट जो हम पब्लिक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे उसमें एक पॉइंट आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि लोगों को इट वाज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम. हाँ या ना के ऊपर वोटिंग डिजायरेबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं की गई. दूसरी चीज कि पीपल अडॉप्टेड इट एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस. लोगों ने खुद उसको आगे बढ़ करके स्वीकार किया.
बिकॉज उन्होंने देखा कि कोई एक वर्ग जो है इसमें डोमिनेंट नहीं है. Therefore, the authority of people who enact the constitution helps determine in part its prospects for success. जब लोगों ने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी नेता जो हर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि उसके नाम मानने की. कोई एक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कोई एक प्रोविजन छोड़ा ही नहीं कि वो एक्सेप्टेबल ना. The substantive provisions of a constitution. Now, the substantive provisions of a constitution में अगर हम देखें तो it is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provisions. एक अच्छा constitution के जो जिसे कह लीजिए सॉलिड प्रोविजंस वो होते हैं जो सोसाइटी के हर वर्ग को कुछ ना कुछ एक रीजन दें कि हम उनके साथ क्यों चलें, यानी कि हर वर्ग उन प्रोविजंस के साथ आइडेंटिफाई करे. फॉर एग्जाम्पल, it allowed permanent majorities to oppress minority groups within the society, would give minorities no reason to go along with the provisions of a constitution. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजॉरिटी को एक राइट दे दे कि वो माइनॉरिटीज को अपने हिसाब से ऑप्रेस कर सकते हैं, तो माइनॉरिटीज उन प्रोविजंस को क्यों मानेंगी? जो कि हमने देखा श्रीलंका के केस में हुआ. जो सिंगलीज थे उनको एक डोमिनेंट पावर कॉन्स्टिट्यूशनली दे दी गई कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो जो थे दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड. माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक्स्ट्रा पावर दी गई. उन्होंने खुद ही जो है जो सिंघलीज कम्युनिटी को रिजर्वेशंस दे करके और एक तरह से श्रीलंकन्स जो तमिल श्रीलंकन्स थे उनको नकारा. तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिविलेजेस देता है कुछ मेंबर्स को एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, या एंट्रेंच करता है. एंट्रेंच मीन्स उनको उनकी पावर्स को जो है चैलेंज करता है स्मॉल ग्रुप्स की. तो वहां जो है जो अलायंस है या एलियंस है वो कमांड नहीं करता. दैट मीन्स वो वहां पे है एक समझौता जो है नहीं बन सकता. सो अगर कोई ग्रुप ये फील करता है कि उसकी आइडेंटिटी स्टिफल्ड हो रही है, यानी उसकी आइडेंटिटी खो रही है इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता. बट जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कन्विंस करना है लोगों को कि वो एक सोशल जस्टिस और इट इज द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस. एक मिनिमम बेसिक जस्टिस सबको मिलेगा, ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रोविजंस को प्रोजेक्ट करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. एक वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जो सोसाइटी की पावर्स हैं उनको फ्रैगमेंट करता है. फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों में बांटता है, यानी कि दूसरे शब्दों में पावर शेयरिंग, जिसपे हमने काफी लंबी डिस्कशन की है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 में. So that no single group can subvert the constitution or no single institution acquires monopoly. Monopoly means एकाधिकार किसी एक ग्रुप का ना हो. तो हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टली भी हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर शेयरिंग या फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर बेसिकली मीन्स द सेम थिंग. हॉरिजॉन्टली बटा हुआ है between different institutions, legislature, executive and judiciary, and even independent statutory bodies like इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन की अपनी पावर्स हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा अभी यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं और कोरोना की जो है तीसरी लहर की जो ओमिक्रॉन के चलते जो रैलियां हो रही हैं, तो उस पे इलेक्शन कमीशन का फाइनल से रहा कि इलेक्शन कमीशन को ये ने सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को विजिट किया, पॉलिटिकल पार्टी से बात की और ये सुनिश्चित किया कि हाँ अभी यहाँ यू कैन गो अहेड विद द इलेक्शंस. सो दिस वे देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल. मैंने आपको ये डिवीजन ऑफ पावर बताई और इसी के साथ साथ मैंने आपको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग क्लास 8 में डिवीजन ऑफ पावर. तो उसमें आपको पता है पावर्स आर फ्रेगमेंटेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एट द
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल. सो ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम था, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक क्रेडिबिलिटी, जो पिछली स्लाइड में मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप कह सकते हैं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने फैसिलिटेट किया है सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. दूसरी चीज जो है, इट अलाउज अनफ flexibility in its operation to adapt the changing needs and circumstances. Now here comes a very important question. एक बहुत important question यहाँ काफी बार यूपीएससी में पूछा जाता है कि आप कैसे कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट बट इट इज अ लिविंग एंड ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट. अब लिविंग थिंग की हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? लिविंग थिंग इज विच ब्रीड्स, एंड ब्रीड्स का मतलब क्या होता है? हिलना डुलना, इनहेल एक्सेल, जो हिलता डुलता है और जिसमें मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं ये लिविंग है. डेड, एनीबडी इज डेड, ही डजंट मूव. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स इज अ ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी. समय समय पे हम देखते हैं अमेंडमेंट्स आते हैं, जो चेंजिंग नीड्स और सर्कमस्टांसेस के साथ साथ चीजें बदलती हैं, जो लॉज हैं वो बदलते हैं वक्त को और परिवेश को देखते हुए. सो डेफिनेटली इट इज अ ब्रीदिंग लाइव and well crafted constitution with fragmentation of power. Then comes the now this basically यहाँ तक अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, the features कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कब सक्सेसफुल होता है, कब वो एक ब्रीदिंग और एक लाइवली जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. नाउ कमिंग टू द टेक्निकल पार्ट. ऑफ कोर्स टेक्निकल पार्ट मतलब जो फैक्चुअल पार्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते अपने हिसाब से, इस पे आप अपने व्यूज नहीं दे सकते. तो ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चीजों को लेकर के आप जो है उसमें जब आपसे एनालिसिस के लिए कोई चीज पूछी जाती है तो यहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा करके ही आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉलिड बनाते हैं. नाउ हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? Formally, the constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. जब undivided India था, 9 दिसंबर 1946 में उसकी पहली बैठक हुई थी और दोबारा से रीअसेंबल हुई 14 अगस्त 1947 में. अब ऐसा क्यों हुआ? पहली सिटिंग में तो अनडिवाइडेड इंडिया था और 14 अगस्त 1947 जो है, आपको पता है जस्ट अ डे बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया था. तो members were chosen by indirect election by the members of the provincial legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. जो provincial legislative assemblies Government of India Act 1935 में जो बनाई गई थी, तो उसके मेंबर्स के द्वारा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स, तो जो सभी ने मिलकर के नहीं चूज किए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के मेंबर्स को चूज किया. तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान proposed by the committee, जो कैबिनेट मिशन जिसे हम कहते हैं, कमेटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, उनकी जो प्लान थी उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज की गई जब ब्रिटिशर्स अभी थे, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ही ये सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक तरह से कहिए उसका प्लान बन गया था गठित होने का, कि किस तरह से वो एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. नाउ क्या था ये प्लान? इस प्लान में ये था, ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर था कि जो हर प्रोविंस था, जो प्रोविंस मतलब जो ब्रिटिश रूल के अंडर था, और प्रिंसली स्टेट्स अलग थी, और कुछ जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स थी जिनको की सीट जो थी वो प्रोपोर्शनैलिटी जो है पॉपुलेशन के आधार पर उनको सीट्स दी गई इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख.
मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना जाएगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल में थे, उनकी जो थी 292 मेंबर्स बने, 10 लाख के हिसाब से 292 मेंबर्स बने उनके, 10 लाख पे एक। तो इस तरह से करते करते वो 292 मेंबर्स हो गए जो ब्रिटिशर्स के अधीन थी प्रोविंसेस। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो राजा रजवाड़े थे, अलग थे, वो उनको मिनिमम 93 सीट्स दी। और ये सीट्स जो थी हर प्रोविंस में they were distributed among the three main communities, Muslims, Sikhs and General, according to their population। उस हिसाब से अब 292 मेंबर्स तो हो गए प्रोविंसेस के और 93 हो गए प्रिंसली स्टेट्स के। अब ये किस हिसाब से हुई कि बराबर बटी सीटें बिटवीन हिंदू, मुस्लिम्स, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, क्योंकि माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स और सिख थे और एक जनरल हिंदू पॉपुलेशन के हिसाब से। तीसरी चीज, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो हर कम्युनिटी थी, जो मतलब जो एक मेंबर भी जो चुन करके आया, वो कैसे आया चुन करके? जो 10 लाख पे हमने कहा ना, एक जो है रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, और वो कैसे चुना गया? वो हर प्रोविंशियल असेंबली ने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इलेक्ट हुआ बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ एंड ये कैसे डिटरमिन होगा? दिस वाज टू बी डिटरमिन्ड बाय कंसल्टेशन। आपने रिप्रेजेंटेटिव्स पहले तो आप समझ रहे हैं, पहले तो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट या जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी। फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक अपना जो जो भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भेजा, वो डिस्कशन पूरी उसमें नहीं हुई, पूरी असेंबली पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो लेजिस्लेटिव सीट है उसमें पूरी नहीं हुई, या पूरी प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने आपस में कंसल्टेशन करके अपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। तो किस तरह से कंपोजिशन हुआ? अब पार्टीशन जब हुआ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान 3 जून 1947 को जो पार्टीशन का प्लान बना, तो अभी जो मेंबर्स थे हमने देखे, जो प्रिंसली स्टेट्स के थे और जो ब्रिटिशर्स के थे, अब वो तो उन जगहों के भी थे जो पाकिस्तान के अंडर थी। पाकिस्तान के अंडर थी मतलब वो हिस्से पाकिस्तान में चले गए, विच फेल अंडर पाकिस्तान। अब वो उनको तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बना सकते थे ना। तो टोटल सीट्स जो पहले 300 से ऊपर थी, आपको बताया 292 एंड प्लस 93 ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, सो नाउ दे वर रिड्यूस्ड टू 299, क्योंकि जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो पाकिस्तान के अंडर चली गई, तो वो इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो कम हो गए, तो अब सीट्स रिड्यूस होके 299 रह गई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो इन 299 में से 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, जब फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। This again is a fact which you have to notice कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था एंड केम इनटू फोर्स कब किया गया था। तो दोनों में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम कहते हैं हमारा कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। शुरू से हम ऐसे लेटर्स में राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस से, तो अडॉप्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को इट केम इनटू फोर्स। नाउ the constitution was committed to a new conception of citizen, where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on
सिटीजनशिप राइट्स। आप अपने रिलीजन की हिसाब से आपको सिटीजन नहीं मिलेगी कि आप हिंदुस्तान नाम है तो हिंदुओं को जो है सिटीजनशिप मिलेगी और बाकियों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। Members of all religions were given representation. The assembly had, उस समय पे भी assembly had 28 members from the scheduled castes. In terms of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying in as many as 82% of the seats in the assembly after the partition. अब यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है कि how would you say that Indian constituent assembly created a very balanced and very judicial constitution with Congress dominating 82% of the seats in the assembly. तो क्या कांग्रेस का एकाधिकार नहीं था? था। कांग्रेस itself was such a diverse party. कांग्रेस तो डोमिनेशन जरूर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस इतनी डाइवर्स पार्टी थी कि उसमें खाली जो है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ही नहीं थे. इट हैड members from the Muslim communities, Sikh communities, and it had almost all shades of opinion within it. So although Congress party was dominant with 82% of the seats in the assembly, but still, since it was a diverse party, it managed to accommodate सबकी जरूरतें, सबके opinions को साथ लेकर के कांग्रेस चली. Now the principle of deliberation. Now the authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was probably, though not perfectly, representative. वो कहाँ से आती है? अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए नहीं आती कि वो रिप्रेजेंटेटिव है सभी वर्गों की, बट इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज इट मेंबर्स ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशंस. कि किस तरह से हर मेंबर अपने वर्ग का, अपनी कम्युनिटी के वर्ग का जो है वेलफेयर सामने लेकर के आया, किस तरह से हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई और किस तरह से पूरे नेशन के इंटरेस्ट को लेकर के हर मेंबर ने डेलिब्रेट किया. देयर वाज लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल आल्सो, बट हर मेंबर ने किस तरह से अपनी जो डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट किया, एंड इट participated completely and equally, and they established their own identity or community. So this is what is meant by the principle of deliberation. लेकिन जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस एक बहुत डाइवर्स पार्टी थी, तो ऐसा नहीं था कि सब रोजी रोजी था. देयर वर डिफरेंसेस आल्सो, देयर वर, एंड दीज डिफरेंसेस वर मेनी. उसमें बहुत से मुद्दों पे बहस हुई कि शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब जो इंडिया है उसको कैसा, क्योंकि देखिए एक डेवलपिंग कंट्री थी, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा एक डर था कि इतनी पावर बांट देंगे तो कोई भी डिसीजन क्या ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे. ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि जितनी पावर बढ़ जाती है लोगों में तो सबको सबका मत लेके चलना पड़ता है, जबकि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है तो वो फटाफट कोई भी डिसीजन लेता है. ये हमने डेमोक्रेसी के नेगेटिव पॉइंट्स में किया है कि जो डेमोक्रेसी है वो उसमें डिसीजंस डिले हो जाते हैं बिकॉज देयर इज पावर शेयरिंग इन द डेमोक्रेसी. तो दूसरी चीज, दूसरी बहस का मुद्दा ये था कि व्हाट शुड बी द रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर. सेंटर पावरफुल होना चाहिए, स्टेट पावरफुल होना चाहिए, या स्टेट को ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए, सेंटर की टांग बीच में नहीं होनी चाहिए, यानी हर चीज में वो अपनी टांग ना अड़ाए, या स्टेट्स जो हैं उनको कैसे किया जाना चाहिए. ये फिर आपने देखा कि हमने देखा कि ये लिस्ट जो बनी कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ यूनियन लिस्ट काम करेगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट काम करेगी, और किस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेंटर अपने हाथ में रखेगी, जैसे कि होम है मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है. तो इस तरह की चीजें जहां राष्ट्रीय सुरक्षा आड़े आती है या डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो इन चीजों को कौन कौन से डिपार्टमेंट सेंटर देखेगा और स्टेट्स की कितनी जो है अथॉरिटी जो है उनको डेलीगेट की जाएगी. देन व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी. अब इन सबके चलते इतनी जो पावर शेयरिंग हुई है, जुडिशरी का क्या रोल रहेगा.
क्या जुडिशरी पावरफुल होगी, क्या लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से ऊपर जुडिशरी रहेगी, क्या जुडिशरी का फैसला आखिरी फैसला होगा, superseding legislature and executive. And finally, should the constitution protect property rights? जो property rights हैं क्या वो constitution protect करेगी, एक नजर रखेगी ताकि गरीब और अमीर के बीच की जो the gap between the rich and the poor that will be reduced. So क्या state उसको monitor करेगी? So almost every issue that lay at the foundation of modern state that was discussed with great sophistication. Sophistication मतलब उसको बहुत अच्छे तरह से लड़ झगड़ के नहीं, सभी का ओपिनियंस लेकर के उसको डिस्कस किया गया, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी. Now, the Constituent Assembly had 8 major committees on different subjects. 8 अलग-अलग मेजर कमिटीज बनाई गई और जनरली सभी इन 8 कमेटीज को जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमेटीज. इनकी लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो हैं वो बनी और चली भी. तो these were not the men who agreed with each other or many things. तो अब ये नहीं है कि ये सारे आपस में भाई भाई बड़े अच्छे दोस्त थे, सरदार पटेल हों या जवाहरलाल नेहरू हैं या बी आर अम्बेडकर हैं. इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर को तो हमेशा से ही लगता था, वो तो कांग्रेस के और गांधी जी के हमेशा से क्रिटिक रहे हैं कि उनको हमेशा एक्यूज करते थे कि यू आर नॉट डूइंग एनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ scheduled caste, because he himself was a member of scheduled caste. So Patel and Nehru also disagreed. इसी तरह से Gandhi and B.R. Ambedkar were different, but they all worked together. उन्होंने solutions निकाले हर community को, हर एक का जो aspirations और goals और betterment को साथ लेके चले. They all worked together. So the assembly met for 166 days. 2 साल और 11 महीने बन गए, लग गए इसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड इट्स सेशंस वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक. ओपन डिस्कशंस में, एंड मीडिया इट वाज ओपन टू द मीडिया, ताकि वो जनता तक पहुंचे कि क्या डिस्कशंस हो रही हैं और किस तरह से फ्रेम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए जो है पब्लिक की क्रेडिबिलिटी मिली. इट हैड अ पब्लिक क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. नाउ कम्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे जो हमारे फोर फादर्स हमारे लिए छोड़ जाते हैं, तो इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट की, जो नेशनल मूवमेंट की जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो रिजल्ट्स थे, जो मुद्दे नेशनलिस्ट मूवमेंट से निकल करके आए थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स के अलोंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स विद अमेंडमेंट्स हियर एंड देयर, लेकिन वो बेसिक बैकग्राउंड जिसपे कंसेंसस मेन प्रिंसिपल्स पे रहता है, उसी से एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर निकल करके आता है. इन अ वे the Constituent Assembly was given concrete shape and form to the principles it had inherited from the nationalist movement. जो nationalist movement में हम equality की बात करते रहे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जिन जिन चीजों को नेशनलिस्ट मूवमेंट को में हमने मुद्दा बनाया, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी सही, हमने इनजस्टिस सहा, ठीक है, हमने एक अंकुश सहा. वी वर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. अगर हम ब्रिटिश नेशन के अगेंस्ट बोलते थे तो हमें जेल में डाल दिया जाता था. तो जिन जिन चीजों के लिए हमने लड़े हम नेशनलिस्ट मूवमेंट में, वो हमें जो चीजें विरासत में मिली, जो जिन मुद्दों पे, वो मुद्दे जो थे वो हमारी विरासत थे. उन्हीं मुद्दों को शेप करके हमने एक रूप दिया, जिसमें the shape and form of the government of India should have the values it should uphold. Of course, equality and freedom and all that. The inequalities it should overcome. Now coming to objective resolutions, it was the resolution that defined the aims of the assembly, which was moved by Nehru in 1946. Now this resolution encapsulated the aspirations and values behind the
constitution, which I already talked about, the values and aspirations, उसका पूरा encompass करके, और वो क्या चीजें थी, based on this resolution, our constitution gave institutional expression to फंडामेंटल कमिटमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो वैल्यूज निकल करके आई थी, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, ये सब क्या है, ये हमने देखा हमारी ये प्रियम्बल में मेन वैल्यूज में ये हैं सब, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड सॉवरेनिटी. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, खाली एक सांप सीढ़ी या एक वो क्रॉसवर्ड पजल नहीं है जहां रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, एक मॉरल कमिटमेंट है. ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ये लाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल line to add in that question which I was talking about, that our constitution is not a static, maze of rules and procedures. ये एक जीवंत जो है document है हमारा constitution. It is a breathing document because it has moral commitment to establish a government which fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. एक मॉरल कमिटमेंट है, उन चीजों को आश्वासन है, उन वैल्यूज को पूरा करने के लिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय में लोगों ने जो चीजें फेस की थी. नाउ व्हाट वर द मेन पॉइंट्स? अगेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन द preamble. India is an independent sovereign republic. It shall be a union of erstwhile British Indian territories, Indian states, other parts outside Indian states as are willing to be part of the union. इन सबको लाया गया, जैसे प्रिंसली स्टेट्स हैं, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थी, या इंडियन अलग से स्टेट्स थी, तो इन सबको किस तरह से हमने यूनियन मीन्स इकट्ठा करके कैसे करा, ये हम वी विल डिस्कस दिस इन द अदर बुक, कि किस तरह से राजा रजवाड़ों को सबको साथ लेकर एक यूनियन बनाना भी बहुत समस्या थी, कैसे मनाया लीडर्स ने उन सब स्टेट्स को इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, और एक इंडियन यूनियन जो उभर करके आया. So territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union. कि किस तरह से पावर्स उनको दी जाएंगी और वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे उस पावर्स को. एंड ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन एंड इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शेल फ्लो फ्रॉम द पीपल. अल्टीमेट जो अथॉरिटी एंड पावर है इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो फ्लो करेगी फ्रॉम द पीपल through again the procedures of elections and with people में, मतलब एक लोग जो हैं वो एक फोकस में रहेंगे जिसके आसपास जो है गवर्नमेंट रन करेगी. जिन लोगों पे शासन चलाया जाना है उन लोगों की गोल्स एंड एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए पीपल सेंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेंगे. Then all people should be guaranteed and secured social, economic, political justice, equality of status and opportunities, equality before law, fundamental freedoms जो कि speech है, expression, belief, faith, worship, vocation, association, action, then subject to law and public morality. ये सब हमने क्लास 8 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है कि क्या क्या चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. then the minorities, then backward tribal areas, other backward classes, किस तरह से जो है shall be provided adequate safeguards, कैसे उनको मेन स्ट्रीम्स में लाया जाएगा. ऑफ कोर्स बाद में जो हमने रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं इस चीज को, कि उनको मेन स्ट्रीम में बाकी लोगों के एट पार कैसा लाया जाए. देन इज द territorial integrity of the republic and its sovereign rights of land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations. How the land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. खाली अपने देश को ही नहीं लेके चलना, अपने देश को जो बाकी वर्ल्ड है उसके साथ कदम मिला करके चलना है, by developing economically and how to promote world peace and welfare of mankind.
So all these were the points of the resolutions. Now we come to the institutional arrangements. Now, third factor which ensures effectiveness of a constitution is balanced arrangement of institutions of government. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस जो है वो बैलेंस्ड, अभी हमने पढ़ा था ना कि कैसे उसको डेलिब्रेट किया जाता है कंट्री में, और अब है कि कैसे उनको अरेंज किया जाता है बैलेंस्ड फॉर्म में. द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. किसी भी तरह का जो हम सिस्टम अपनाएं, जो हमारा मेन पर्पस है दैट every each and every policy should be democratic in its approach and committed to the welfare of the people. Again, the people being at the center of the सोलर सिस्टम में. जैसे सन मेन रहता है, सन के आसपास बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉज हैं, वो मेन जो है पीपल बीइंग सन उसके आसपास रिवॉल्व करेंगी फॉर देयर बेटरमेंट, for their welfare. So the Constituent Assembly spent a lot of time evolving the right balance between executive, legislature and judiciary. And this led to the adoption of parliamentary form and federal arrangement. जो power sharing वाला arrangement था, legislative, executive and judiciary के बीच में powers का distribution, and we adopted a parliamentary form of democracy. So नेक्स्ट इज कि जो बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेचुरली हमने बताया कि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के हेरिटेज एंड ऑल दीज थिंग्स, वैल्यूज जो निकल करके आई नेशनलिस्ट मूवमेंट से, वो सारी चीज़ों का हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ख्याल रखा. लेकिन बहुत से और कॉन्स्टिट्यूशंस थे जिससे हमने बहुत सी चीज़ें ली, अच्छी चीज़ें जो हैं उनकी अडॉप्ट की. Let us start with British Constitution. Parliamentary form of government जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा, that we adopted a parliament system कि जहाँ parliament रहेगी, where everything will be discussed before making a law, and with the prime minister as its head and divided between Lok Sabha and Rajya Sabha and all. We need not repeat. So this we have taken from British Constitution, and also the idea of the rule of the law. किसका शासन रहेगा, किसी राजा का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं, रूल ऑफ लॉ. देन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल. जो ये स्पीकर का मतलब जो पार्लियामेंट में रोल है वो सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. एंड देन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर कि 2 सदन रहेंगे, there will be 2 houses, and the bill will be addressed in the lower house, the Lok Sabha, and then it has to be passed by Rajya Sabha and all. We have discussed it in detail, law making procedures in the previous classes. So ये British Constitution से हमने लिया. फिर United States से हमने लिया fundamental rights का charter. जो fundamental rights हमारे हैं, right to equality and right to religion and all. ये fundamental rights we've taken from United States Constitution. Then power of judicial review and independence of judiciary, जो हमारा democratic का एक बहुत important feature है, this we have taken from United States. Also जो directive principles of the state policy है, ये हमने Irish Constitution से लिया. So that was the source of directive principles of state policy. And of course जो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, as back as French Constitution से लिया. Also from the Canadian Constitution we adopted the quasi-federal form of government, a federal system with a strong central government. जो थोड़ा सा हमारी strong central government वाला जो quasi-federal system है, powers distributed हैं, center, state, local self-governing bodies and all that, but with a strong center. ताकि कोई भी अगर स्टेट्स में मतभेद हो तो एक सेंटर सबको कंट्रोल करके, ऑफ कोर्स विदाउट नॉन इंटरफेरेंस इन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, बट स्टिल अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ये जो क्वाजी फेडरल सिस्टम है वी टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स,
which we talked while we were discussing the union list and the concurrent list and state list and all. जो residuary powers हैं वो किसके पास होंगी और कैसे कैसे उसका use होगा, we took from the Canadian Constitution. So these were the sources of our constitution. And जो framers of the constitution थे, they were not averse to borrowing from other constitutional traditions. हमने देखा, हमने borrow किया है Irish, Canadian, then French constitution से, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये एक स्लेविश इमिटेशन नहीं था कि हमने एज इट इज नहीं लिए, हमने उसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने लोगों की जो है एस्पिरेशंस और गोल्स के हिसाब से हमने उसको अडैप्ट किया है. तो अगर हम बात करें कि हम उसका इमिटेशन नहीं, इमिटेशन मतलब नकल नहीं की है हमने, एज इट इज नहीं लिए है, हमने अपने कंट्री के हिसाब से उसको सेट किया है. So Indian Constitution is a unique document which in turn becomes an exemplar for many other constitutions, most notably South Africa. आज जो हमारा constitution है, Indian Constitution, it is a unique document. क्योंकि, और दूसरों के लिए एक मिसाल है, स्पेशली साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि हमने बहुत साल काम करके, ऑलमोस्ट 3 years काम करके, वी हैव strike the right balance so that institutions created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangements. एक हमने ऐसे उछरा सा अरेंजमेंट नहीं किया है, हमने बहुत अच्छे से अपने इंस्टीट्यूशंस को एलोकेट किए हैं पावर्स, फिर चेक्स एंड बैलेंसेस, फिर अकोमोडेशन, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, ताकि वो एक सक्सेसफुल, उसमें अमेंडमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन शायद ऐसी नौबत लाने की, हम मतलब हमने ऐसा सॉलिड बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन कि ऐसी नौबत शायद नहीं आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चैलेंज कर सके. So again, an important question to discuss that how with your arguments prove that Indian Constitution is a unique document. How can you say that? तो आप उसमें सारे ये सोर्सेज लिखिए, वो प्रीवियस स्लाइड के सोर्सेज आप डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए ये चीजें हमने वहां से ली हैं, लेकिन किस तरह से उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ढाला है. एंड दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक डॉक्यूमेंट. सो दैट इज ऑल अबाउट Indian Constitution and how it is framed and why there should be a constitution. We'll stop here and meet you in the next video with next chapter.